क्या गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम सेम पेज पर हैं? बिलावल ने कहा है कि शायद वो सेम पेज पे हो लेकिन दाल में कुछ काला है। जो एस्टेब्लिशमेंट है मुल्क की, वो मुल्क का जो बुनियादी गवर्नेंस का ढांचा है उसको बदलना चाहती है। गवर्नमेंट इतनी इंसिस्टेंट क्यों है इस बात पे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएं, शिफा हॉस्पिटल में ना जाएं? सियासत को अव्वलीन तरजीह दी जाती है हर चीज के ऊपर, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मईशत हो। अ सीरियस काउंटर सिग्नल फ्रॉम पीएमएलएन। आप किस काउंटर सिग्नल की तरफ रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके कई घंटों के बाद एक काउंटर सिग्नल आया कि पीएमएलएन ने ये फैसला किया कि वो उस फैसले के ऊपर नजरसानी की अपील फाइल करेंगे। डू यू सी इट हैपनिंग कि उनके घर को सब जेल बना दिया जाए? इतना साफ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन होल होस्ट ऑफ वेरिएबल। पीपीपी तो तब भी खिलाफ थी, पीपीपी अब भी खिलाफ है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड नाउ? क्यास सराई के ऊपर दूसरी क्यास सराई और तीसरी क्यास सराई बांध रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन मन्नान और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मुल्क के सियासी ऐवानों में इस वक्त बहुत हलचल है। अवाम के लबों पे बहुत सारे सवालात हैं। क्या इस वक्त हम एक मेटामॉर्फोसिस में से गुजर रहे हैं? इन तमाम बातों को डायसेक्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रुख सलीम। सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम सेम पेज पर हैं? क्योंकि बिलावल ने कहा है कि शायद वो सेम पेज पे हो लेकिन दाल में कुछ काला है। देखिए, मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है मुल्क की, वो मुल्क का जो बुनियादी गवर्नेंस का ढांचा है उसको बदलना चाहती है। तारीख कुछ ऐसी रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट को मैनेज करने की एक तारीख रखती है, लेकिन इस बार मुझे कुछ डिफरेंट सिमत जो है वो नज़र आ रही है। और वो सिमत ये है कि जो बुनियादी गवर्निंग ढांचा है, जिस तरह रियासत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, उसमें कोई बुनियादी किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ लाना चाह रही है एक बड़ी ताकत पाकिस्तान के अंदर। और वो तब्दीलियाँ कुछ ऐसी हैं कि पिछले, आप देखिए, 50 सालों से कोई 11 इलेक्शन करवाए हैं, कोई 20 वज़राए आज़म आए हैं। जो आम पाकिस्तानी है उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अब पिछले 4 साल में देख लीजिए, तकरीबन 14,000 अरब रुपया तरक्याती मंसूबों की मद में इस्लामाबाद से निकलता है। दिस इज रियल मनी, ये कोई हवाई पैसा नहीं है, ये बजट में मुख्तस किया गया हमारे टैक्सेस का पैसा है। ये 14,000 अरब रुपया इस्लामाबाद से निकलता है, ये कराची पहुंचता है, उसकी खबर हमें मिल जाती है, लाहौर पहुंचता है, उसकी कॉन्फर्मेशन मिल जाती है, कोयटा पहुंचता है, पेशावर पहुंचता है। उससे आगे कहाँ जाता है, किस पे खर्च होता है, उसकी कोई कॉन्फर्मेशन सामने नजर नहीं आती। अब इतनी बड़ी अमाउंट है, इससे अगर वाकई ये ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से हमें नज़र आना शुरू हो जाए, तो लगभग 30,000 नए स्कूल बनाए जा सकते हैं सालाना की बुनियाद के ऊपर। कोई 15,000 नए आप समझिए कि क्लिनिक, बेसिक हेल्थ यूनिट बन सकते हैं। कोई 1 लाख किलोमीटर की नई रोड बन सकती है। कोई 8 से 10,000 सैनिटेशन और सफाई के, साफ पानी के मंसूबे बन सकते हैं। तो मामला ये है कि इस 14,000 अरब को एक्चुअली नज़र आना चाहिए ऑन द ग्राउंड। और मुझे महसूस ये हो रहा है कि कोशिशें कुछ इस तरफ बढ़ रही हैं कि दिस मनी शुड एक्चुअली बी विजिबल एंड ये नज़र आए कि जो 24 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आ रही है। सर, ये एस्टेब्लिशमेंट जो चेंजेस प्रपोज कर रही है, तो क्या उन चेंजेस के बाद ये 14,000 अरब रुपया जो है वो ग्राउंड पे लगा हुआ हमें नजर आना शुरू हो जाएगा? ओनली टाइम विल टेल कि वाकई ऐसा होगा या नहीं। देखिए, 2 सवाल जो मेरे ज़हन में आते हैं। पहला तो ये है कि क्या हम मुल्क का नक्शा बदलना चाहते हैं या हम मुल्क में रहने वालों की ज़िंदगियाँ बदलना चाहते हैं? अगर तो मुल्क का नक्शा बदलना है,
तो फिर तो ये बात चलती है कि सूबे बना दें, 32 बना दें, 33 बना दें। अगर मुल्क में रहने वालों की ज़िंदगियाँ तब्दील करनी है, तो फिर बाइख्तियार डिवॉल्व्ड मुकामी हुकूमतें चाहिए हों। ठीक है। अब वो अगर डिवीजन्स के हवाले से बनती हैं तो वो 40 के करीब बन जाएँगी। अगर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बनानी है तो वो तकरीबन 169 के करीब बन जाएँगी। जो ठीक है। बुनियादी इश्यू है, वो ये है कि वो जो 14,000 अरब इस्लामाबाद से निकलता है, उसके और आम शहरी के दरमियान में जो फ़ासला है, उसको कम से कम करना है। ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, एक एमएनए को वोट डालता हूँ, वो एमएनए भी ये क्लेम करता है कि वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एमपीए को वोट डालता हूँ, वो भी ये क्लेम करता है कि वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वो दोनों सेनेटर को वोट डालते हैं, वो कहता है वो भी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक काउंसलर को भी वोट डालता हूँ। मेरा और जो फासला है उस 14,000 अरब में, वो बहुत बड़ा है। ट्रू। और उस फासले को तय करते-करते वो 14,000 अरब जो है वो गायब हो जाता है। ठीक तो है। या तो जो बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जो विफाकी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनको ख़त्म करना होगा ताकि वो फासला ख़त्म हो जाए और वो ठीक है। 14,000 अरब स्कूल, वो बेसिक हेल्थ यूनिट, वो साफ़ पानी के मंसूबे, वो सैनिटेशन के मंसूबे और वो फार्म टू मार्केट तक जो रोड है, वो बन पाए। ठीक है। सर, आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट थी एक्स पे, शिफा इज नॉट द डील, शिफा इज द डाउन पेमेंट। तो सर फिर डील क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, ये तो यू प्रेशराइजिंग मी इनटू स्पेकुलेशन कि क्या सराहियाँ करें कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। देखिए, इस स्टेज तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ हमने देखा है, वो मेडिकल रिलीफ कहलाती, ठीक है। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बानी पीटीआई जो हैं, वो बीमार हैं, उनको मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। इस स्टेज तक अभी कोई लीगल रिलीफ सामने नहीं आई। तो ये एक सीक्वेंस है, ये हमें देखना होगा, वॉच करना होगा कि मेडिकल रिलीफ के बाद कोई और रिलीफ सामने आती है और अगर आती है तो फिर उसकी नई सिफ्त क्या बनती है। सर वैसे ये गवर्नमेंट इतनी इंसिस्टेंट क्यों है इस बात पे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएं, शिफा हॉस्पिटल में ना जाएं? जबकि इससे पहले जब खाकान अब्बासी साहब थे, उनका जब ऑपरेशन होना था तो वो भी जेल से शिफा गए थे, और खुद मियां नवाज शरीफ साहब तो जो हैं वो लंदन के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते रहे थे। ये इतनी क्यों है रिलक्टेंस शिफा जाने पे हुकूमत की? देखिए, इसका जवाब तो हुकूमत खुद से दे सकती है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सियासत को अव्वलीन तरजीह दी जाती है हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मईशत हो, तो इसमें भी जो है वो सियासी रस्साकशी जो है वो बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आती है। अब आप देखिए कि हम पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसमें हकीकत ये है कि तकरीबन 1 दर्जन बड़े शहर जो हैं, जिनमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान वगैरह, सारी की सारी मईशत जो है तकरीबन 78 से 80% मईशत शहरों की है ट्रू। और हमने सारी की सारी सियासी इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दे रखे हैं। तो इससे मईशत का बहुत नुकसान होता है। इसी को आप बदल लीजिए कि बात हो रही है एक पाकिस्तान के बड़े लीडर की सेहत के हवाले से और उसको हम डाल देते हैं सियासियात के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि सियासियात को तरजीह दी जाती है सेहत के ऊपर भी और मईशत के ऊपर भी, तो फिर जो अंजाम है वो आपके और मेरे सामने है। ठीक है। सर एक और ट्वीट की बारे में बात करना चाहूँगी। आपकी असेसमेंट ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट एंड बानी पीटीआई वो बातचीत में दे आर इन्वॉल्व्ड राइट नाउ। इसके अलावा डी एस्केलेशन की बातें हो रही हैं। सिस्टम बानी पीटीआई की एक अकोमोडेशन की बात कर रहा है। आपने इसमें जो लास्ट बात की है, देयर इज नाउ अ सीरियस काउंटर सिग्नल फ्रॉम पीएमएलएन। आप किस काउंटर सिग्नल की तरफ रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? जी, ये उसके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके कई घंटों के बाद एक काउंटर सिग्नल आया कि पीएमएलएन ने ये फैसला किया कि वो उस फैसले के ऊपर नजर षानी की अपील फाइल करेंगे। तो वो काउंटर सिग्नल था जो
कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है, दूसरी तरफ शायद इशारे कुछ मिल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अकोमोडेशन की कोई निशानियां सामने आ रही हैं, और काउंटर सिग्नल बन गया कि पीएमएलएन ने अपील दायर अब कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि इस फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं, उन्होंने रिसेंटली 355 इंडिविजुअल्स के सिविल अवार्ड्स अप्रूव किए हैं। हालांकि इस टाइम द prevalent narrative in Pakistan right now is that the system is failed. अब ये जो अवार्ड्स हैं, ये फेडरल मिनिस्टर्स को दिए जा रहे हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स को दिए जा रहे हैं, तो अगर सिस्टम फेल हो गया है तो why are the people who are running the same system being awarded? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और आपने खूब जोड़ा है कि अगर काबीना का अपना ही एक वज़ीर ये कह रहा है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो फिर उसी सिस्टम को चलाने वालों को अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, मेरे पास इसका जवाब नहीं। All right sir, let's talk about the infographic जो कि आपने पोस्ट किया था. Very detailed and very intriguing. Structural reform, the political coalition game. I'll share it on the screen for my viewers as well. आपने उसमें कहा है कि establishment wants to pressure PMLN through इमरान खान political relevance. अब जाहिर है अदियाला जेल के अंदर बैठ के तो political relevance नहीं हो सकती. पीटीआई के लीडर असद कैसर जो हैं, उन्होंने भी कल कहा है कि दे आर अर्जिंग गवर्नमेंट के जो बनीगाला में उनका घर है उसको एक सब जेल करार दिया जाए. डू यू सी इट हैपनिंग कि उनके घर को सब जेल बना दिया जाए? क्या आर दे ट्राइंग टू पेव वे फॉर बानिए पीटीआईज इवेंचुअल रिलीज? देखिए, इतना साफ नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन होल होस्ट ऑफ वेरिएबल्स. एक तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद सितंबर की 16 तारीख तक का टाइम दिया है. आज अगस्त की 20 तारीख है, तो अगस्त की 20 तारीख और सितंबर की 16 तारीख के दरमियान जो पीटीआई का है उनका क्या बिहेवियर होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि क्या जो सीक्वेंसिंग शुरू हुई है अकोमोडेशन से उसके मज़ीद कोई कंसेशंस जो हैं वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे. फिर जिस काउंटर सिग्नल की हम बात कर रहे थे, जो हुक्मरान जमात है वो क्या फील करती है, क्या वो ये फील करने लगेगी कि जिस सिमत में पीटीआई को ले जाया जा रहा है क्या उनके लिए कोई थ्रेट तो नहीं बन सकती. तो वो काउंटर सिग्नल्स और काउंटर रिएक्शंस उसके सामने देने की कोशिश करेंगे. तो ये इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन. अगर तो पीटीआई के अंदर जो बिहेवियर है, जो उनका तरीक़ा कार है, जो उनका रिएक्शन है वो एक ख़ास सिमत रखता है, तो फिर तो वो जो सीक्वेंसिंग शुरू हुई है अकोमोडेशन से उसमें मज़ीद कंसेशंस आपको नज़र आने लगेंगी. और अगर उनका रवैया जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता, तो फिर शायद इसको रिवर्स हो जाए और फिर वो बनी गाला का सिमत में जाते हुए वो शायद वापस अडियाला की तरफ मोड़ ले लिया जाए. सर वैसे ये अकोमोडेशन की जो टाइमिंग है वो काफ़ी क्यूरियस है. क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 9 मई का सानहा भूल गई है? जी, ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ. इसका जवाब तो एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है. लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, देखिए यहाँ पे कोई एक ज़ात का जो है वो मामला नहीं. यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन का मामला है, और इंस्टीट्यूशन की जो मेमोरी है वो बड़ी लंबी होती है और बड़ी डीप होती है. तो यहाँ पे ये कहना कि शायद कोई मेमोरी लॉस हो जाए या मेमोरी या मेमोरी जो है वो ख़त्म हो चुकी हो, ऐसा मामला नहीं समझता हूँ. यहाँ पे दो अल्फाज जो हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, फॉरगिवनेस और अकोमोडेशन. मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉरगिवनेस की तरफ जाता है. अकोमोडेशन इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर. ठीक है सर, कल मंसूर अली खान साहब ने अपनी यूट्यूब वीडियो में कहा था कि हुकूमत ने बड़ी हिमाकत की है पीटीआई के बानी के इलाज के राह में रोड़े अटका के, इससे उनकी पीआर खराब होगी और उनकी जो वट एवर रिमेनिंग गुडविल इज देयर वो इरोड होगी. आपके ख्याल में इसका पीएमएलएन के फ्यूचर पे कोई असर होगा इस चीज़ का?
देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि अव्वलीन तरजीह है सियासत की हमारे माहौल के अंदर, जो नहीं होनी चाहिए। तो हम्म। अगर पीएमएलएन को कहीं अपना सियासी नुकसान नज़र आता है तो बगैर सोचे समझे कि इसमें किसी की सेहत का मामला है या इसमें माशी नुकसान का मामला है, तरजीह सियासत को ही दी जाती है। तो ठीक यहाँ है। पे लग रहा ऐसा है कि एक सियासी थ्रेट फील की जा रही है और उस सियासी थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये इक़दामात जो आप देख रही हैं वो सामने आ रहे हैं। सर, आपने ये स्ट्रक्चरल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात की थी, ये सूबे नए बनाने के अलावा और ये लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के अलावा कोई और भी स्ट्रक्चरल गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं विच आर नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय द कॉमन पीपल? देखिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि बीमार अगर मईशत है, अगर बीमार गवर्नेंस है तो बीमारी की सही डायग्नोसिस करना। यहाँ पे इश्यूज़ 2 हैं, एक स्केल का है। कहा जा रहा है कि पंजाब में 13 करोड़ की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी को एक सूबे के तहत मैनेज करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत वैलिडिटी भी है, ये वैलिड आर्गुमेंट भी बनता है, लेकिन इसके साथ-साथ इंस्टीट्यूशनल चेंजेज़ को अगर ना लाया जाए, सिर्फ़ स्केल की बीमारी को दूर किया जाए हम्म। तो बीमार गवर्नेंस जो है वो बीमार ही रहेगी। इंस्टीट्यूशन से मेरी मुराद है जो इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी का है, जो फंड मिसयूज़ का है। अगर हम छोटे सूबे बना देंगे और इंस्टीट्यूशंस जो हैं अकाउंटेबिलिटी का हो, मिसयूज़ ऑफ फंड्स का हो, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं किया जाएगा तो फिर वो जो बीमारी का इलाज ढूँढा जा रहा है वो आप समझिए कि स्केल का इलाज हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस का इलाज नहीं हो पाएगा, तो फिर बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत का कल बयान था कि 28th अमेंडमेंट तो आ ही रही है, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, लेकिन प्रोविंशियल असेंबलीज में, नेशनल असेंबली में कहीं भी 28th अमेंडमेंट पे कोई डिबेट नहीं चल रही। तो अगर वहाँ डिबेट नहीं चल रही तो फिर इसका ड्राफ्ट कहाँ तैयार हो रहा है? देखिए, मैं ऐसी पेचीदगियों में अमूमन जाता नहीं हूँ। ओके। मेरा एंड आउटकम से मसला आता है। ठीक है सर। मैं ये देखता हूँ कि हुकूमत जो है वो आउटकम 24 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानी को क्या देती। ठीक है। अभी जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये है कि पिछले 50 साल से हुकूमतें आईं, हुकूमतें गईं, वज़रा को बदला जाता है, हुकूमतें बदली जाती हैं, लेकिन जो आउटकम्स हैं, वो जो 14,000 अरब का मैं ज़िक्र कर रहा था उसके नतीजे में वो स्कूल और वो क्लिनिक्स और वो रोड्स और वो साफ़ पानी के मंसूबे और वो सैनिटेशन के मंसूबे, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो वसाइल रियासत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन वसाइल का आउटकम कोई नज़र नहीं आता। अब ये ठीक है। 50 साल से चल रहा है, हुकूमतें आ रही हैं, जा रही हैं, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो आउटकम नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए, जो मुझे महसूस हो रहा है कि शायद कोशिश कोशिश उस सिमत में जा रही है कि आउटकम लेके आना है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का डिलीवरी का आउटकम जो है वो किसी सूरत वापस आना चाहिए। उस प्रोसेस के दौरान जो टूल है वो चाहे कोई भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। सर, इससे पहले नवंबर 2025 में 27वीं अमेंडमेंट पास हुई थी और तब ये कहा जा रहा था कि 28वीं अमेंडमेंट जो है वो उसके बहुत जल्द पास की जाएगी, राइट आफ्टर द 27th अमेंडमेंट। लेकिन उसको अब ज़ाहिर है अब अगस्त आ गया, उसको 10 महीने लग गए हैं। इसमें कुछ रीज़न है आपके ज़हन में डिले के पीछे? दूसरी चीज़ ये कि पीपीपी तो तब भी खिलाफ थी, पीवीपी अब भी खिलाफ है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड नाउ? देखिए आप एक क्यास सराय के ऊपर दूसरी क्यास सराय और तीसरी क्यास सराय बांध रहे हैं। ओके। जब 27वीं तरमीम पास की गई थी तो क्यास सराय थी कि 28वीं तरमीम आ रही है। अब क्यास सराय ये की जा रही है कि उस 28वीं तरमीम में क्या है। फिर क्या सराई की जा रही है कि शायद पीपल्स पार्टी उस क्या सराई की बुनियाद के ऊपर जो तरमीम है उसके खिलाफ जाएगी। तो इतनी बहुत सारी जो है वो स्पेकुलेशन को आप एक इकट्ठा करती चली जाए तो फिर उसका जवाब ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि सर अभी कोई फाइनल हमारे पास ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, तो जो डिस्कशंस चल रही हैं तो उसी की बेस पे अब जिस तरह से मैंने कल द बायर पीके के वो जो ओनर हैं उन्होंने कल एक अपनी तरफ से एक मुसव्वदा पोस्ट किया था 28th अमेंडमेंट का,
उसमें ये लिखा था जी उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन टू ट्रांसफर फंड्स टू लोकल गवर्नमेंट्स वन, एंड नंबर टू ये provinces constitutionally bound to share funds for debt servicing, defense and national priorities. Do you again हम क्यास आरई पे अगर चलें, आपको इस बात में कुछ हकीकत नजर आती है? जी, ये दोनों चीजें जो आपने कही हैं वो रियासत की जरूरत है। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट भी कई दफा फैसला दे चुका है मुकामी लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से। और जो आपने और मैंने पिछले कुछ आधे घंटे में बहस की है उसका भी लुबे लुबाब यही निकलता है कि ठीक है। इवेंचुअली जो पैसा इस्लामाबाद से निकला है वो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड के नतीजे में इजला तक पहुंचना चाहिए। और इसमें जो बात रह गई है वो रह गई है कि इंस्टीट्यूशंस की जो रिफॉर्म है, जो इस्लाहात हैं, वो कैसे होंगी। अगर ठीक है। छोटे सूबे बना दिए जाते हैं, अगर छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए जाते हैं और सियासियात वही रहती हैं और एलीट कैप्चर वही रहता है और अकाउंटेबिलिटी के जो टूल्स हैं वो पुराने वाले रहते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो 14,000 अरब बावजूद इसके कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, छोटे सूबे बना दें, वो जो 14,000 अरब है उसका आम शहरी तक जो पहुंचना है वो मुश्किल ही रहेगा। तो जब तक वो जो फासला है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, बिटवीन 14,000 बिलियन रुपीस और आम शहरी, उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाता, मेरे ज़हन में तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो एक ऑब्स्टिकल बन जाती हैं। वो जो इस्लामाबाद से पैसा निकलता है वो प्रोविंशियल कैपिटल्स में जाने के बाद जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पे किसी किस्म का डायरेक्ट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कोई रूट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ी मैंने क्यूरियस चीज़ नोटिस की थी, एक बसंत की बड़ी अर्ली अनाउंसमेंट हुई है। बसंत में तो अभी बड़ा टाइम पड़ा है, आपके ख्याल में उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? ये दोबारा से आप मुझे सियासत में धकेलना चाह रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर अगर उसका ऐलान कर दिया गया है तो बड़ी खुशाइन बात है। आपको तैयारी का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा और ठीक है। हमारा कल्चर है, हमारी एक ट्रेडिशन है। अगर मुल्क में बसने वालों को कोई एक खुशी का त्यौहार मिलता है तो मैं ठीक है। समझता हूँ कि ऑलराइट। अच्छा सर, ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो मिले हैं वेंसडे को पीटीआई के लीडर से और उन्होंने इस इमरान खान के हॉस्पिटल में ट्रांसफर के डिसीजन को खुशाइन कहा है। दे हैव सेड वेलकम अबाउट इट। शफी जान साहब जो थे, अगेन लाइक इट्स वेरी पॉलिटिकली ओरिएंटेड बिकॉज ऑफ द वे, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। शफी जान साहब ने पहले ये कहा था कि वो पीटीआई पे लानत भेजते हैं, लेकिन कल सुहेल अफरीदी साहब ने मेहर बुखारी के शो में कहा था कि एनीवन जो भी जो है वो पीटीआई के साथ सेम पेज पे होगा, दे आर वेलकम इंक्लूडिंग पीपीपी। डू यू सी एनी चेंज इन अलायंसेस हैपनिंग? देखिए यहाँ पे जिसको वो कहते हैं रिएक्शंस एंड काउंटर रिएक्शन। ठीक है। एक वो मुझे याद है फिजिक्स में हम सेकंड लॉ पढ़ा करते थे कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट बट इक्वल रिएक्शन। तो ओके। यहाँ पे कोई इदारा जो है वो स्टेप उठाता है, वो कोई एक्शन लेता है, उसके खिलाफ जो बाकी सियासी प्लेयर्स हैं वो अपने रिएक्शंस और काउंटर रिएक्शंस उठाते हैं अपने सियासी मफाद के अंदर। तो एक तो जो जमहूरी अमल है जिसमें सियासी एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, कुछ ठीक है। वो उठाए जा रहे हैं। ओके। बहुत सारा इसमें नॉइज होता है, जो शोर है। मैं हमेशा एक तफरीक करता हूँ नॉइज और सिग्नल में, कि सिग्नल क्या कह रहा है, मुल्क को किस सिमत में ले जाना चाह रहे हैं, और जो सियासी शोर है उसको अगर सिग्नल से अलग करके देखें तो फिर मुल्क की क्या शक्ल बने। ठीक है सर, अगेन मैं आपका वो जो इन्फोग्राफिक था उसके बारे में बात करूंगी। वहां पे भी आपने पीपीपी का जिक्र किया था कि वो पीपीपी की वीटो पावर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑल्टरनेटिव पार्लियामेंट्री वोट्स अगेंस्ट पीपीपी। थोड़ी आप इस पे वजाहत करेंगे इस बारे में? जी, अगेन स्पेकुलेशन ऑन माय पार्ट, मेरे क्या सराही कर रहा हूँ। ओके। मुझे लग रहा ये है कि एक तरफ से कोशिश हो रही है कि उस 14,000 अरब को किस तरह डायरेक्टली
नीचे अजला तक पहुंचाया जाए और नीचे डायरेक्टली जो 24 या 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका इस 14,000 अरब के नतीजे में कुछ फ़ायदा सामने आए। कुछ ताकतें ऐसी हैं जिसमें सियासी ताकतें भी हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतें हैं, जिसमें प्रॉब्ली ब्यूरोक्रेटिक ताकतें हैं जो ये शायद नहीं करना चाह रही या रोकना चाह रही या उनका मुफाद इसमें है कि इस किस्म का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि उन ताकतों को ब्लॉक किया जाए, रोका जाए, उनको काउंटर किया जाए और वो जो रूट जो जिसकी हम क़यास करे बैठे हैं कि 14,000 डायरेक्ट मुंतकिल होना है स्कूल की शक्ल में, डायरेक्ट मुंतकिल होना है बेसिक हेल्थ यूनिट की शक्ल में या वो नई रोड की शक्ल में या वो साफ पानी के नए मंसूबे की शक्ल में उसके रास्ते में जो ब्लॉकेज आ रहा है उसको दूर करना और उसका तरीक़ाकार ढूँढना और उसको इफ़ेक्टिव बनाना मकसूद। ऑल राइट, डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए हैं डॉक्टर फ़ारूक ने। उनकी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि आप कभी भी बीमारी के सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करते, आप उसकी जड़ को अपरूट करते हैं। और पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेटली द रूट कॉज इज़ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हमारी दुआ है कि जो भी इकदामात किए जाएं वो पाकिस्तान की अवाम के मुफाद में हो, ना कि सियासी हुक्मरानों के। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।